एंड वेलकम टू द ANTS सॉल्यूशन सीरीज। माय नेम इज धैर्य सारस्वत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PT5 के सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 1, रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स विद वेलोसिटी V इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्ग वायर। इस वायर के पैरेलल जा रहा है, इसी में करंट जा रहा है, करंट I। द एक्सिस ऑफ द रॉड is maintained perpendicular to the wire with near end distance small r away as shown in the figure. Find the EMF induced in the rod. अब देखिए इसमें EMF इंड्यूस होगा क्यों? इस वायर में कोई ना कोई करंट जा रहा है, उस करंट के कारण कुछ ना कुछ एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr जैसा हम जानते हैं। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हर जगह पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी लगातार वेरी करती रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट मान के उसके अंदर पहले EMF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि अगर मैं कुछ x डिस्टेंस नीचे आया, यहाँ से मान लीजिए कुछ x डिस्टेंस नीचे आते हैं और यहाँ पर एक dx स्ट्रिप काटते हैं, दिस इज माई स्ट्रिप dx। तो ये एक छोटे से सेल की तरह बिहेव करेगी जिसके अंदर एक छोटा सा कुछ EMF निकल के आएगा। वो कितना EMF निकल के आएगा? DE, दैट इज इक्वल्स टू B इंटू V इंटू L इंटू साइन थीटा। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा वेलोसिटी और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वो 90 डिग्री है, तो इसलिए BVL साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2πx इंटू वेलोसिटी दैट इज V एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट दैट इज dx। दिस इज योर स्मॉल EMF DE। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अगर स्टेप्स में काट दूं तो सारे के सारे ये छोटे छोटे सेल्स की तरह बिहेव करेंगे विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में हम जानते हैं कि जब भी सेल्स सीरीज में कनेक्ट होंगे तो नेट EMF सीधे सीधे ऐड कर दिया जाता है, सबकी पोलैरिटी सेम निकल के आएगी। इसलिए नेट EMF निकालने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूं फ्रॉम x इक्वल टू r टू x इक्वल टू r प्लस L। सो यहाँ पर म्यू नॉट I V 2π ये सब चीजें कांस्टेंट है। हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x दैट इज log x। log x में अगर आप लिमिट पुट कर देंगे तो ये आएगा log ऑफ r प्लस L ओवर r। सो दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर नेट EMF। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन D विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 2, इन द सर्किट शोन x इज जॉइंड टू y फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले x और y को आपस में कनेक्ट किया गया एंड देन x इज जॉइंड टू z। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R2 इज। तो पहले जब x और y को कनेक्ट किया गया होगा तब देखिए क्या होगा। जब इससे EMF स्टेबलाइज हो जाएगा, इससे जब करंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। बहुत टाइम बाद में इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा होगा, तो इस इंडक्टर का सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इंडक्टर का सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं है इस इंस्टेंट पर, तो इससे जो करंट जा रहा होगा दिस विल बी E अपॉन R1। ये हमारा करंट जा रहा है बहुत टाइम बाद। इस इंस्टेंट पर इस इंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई होगी। दैट मैग्नेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ LIE स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड जब बहुत देर तक x और y को आपस में कनेक्ट रखा गया। उसके बाद x और y को आपस में हटा दिया गया है और x और z को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। x और z को आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो अब ये इंडक्टर अपनी एनर्जी लूज करना शुरू करेगा और इस R2 के थ्रू कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेशन चलेगा। तो R2 के थ्रू जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी वो कितनी डिसिपेट होगी, यही हमसे टोटल एनर्जी पूछी गई है। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R2 इज। देखिए जो ये इंडक्टर कनेक्ट हुआ है यही अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, इसका मतलब इतनी टोटल एनर्जी यही लूज होने वाली है, बस अब वो R2 के थ्रू लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारे आंसर में कहीं पर भी R2 का एक्सप्रेशन निकल के नहीं आएगा। सोचने में जरूर ऐसा लगता है कि शायद R2 का एक्सप्रेशन आना चाहिए, लेकिन टोटल एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड है वही डिसिपेट होगी। तो इसका मतलब योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, हाफ LE स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। Question 3, in the circuit shown below, the key K is closed at t equal to 0. The current through the battery is। अलग अलग इंस्टेंसेस पर हमको करंट बताना है कितना कितना आया होगा। तो जैसे ही जब इसको बंद किया गया होगा तो इंडक्टर के थ्रू
इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर अगर इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो t इक्वल टू 0 पे करंट आया होगा, E ओवर R1 में से कोई करंट नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस R2 बचेगी। जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट रहा होगा तो इसके थ्रू भी करंट जाएगा, इसके थ्रू भी करंट जाएगा। इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो यानी E अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो यहाँ से अगर आप देखें सो ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? Question 4. A rectangular loop has a sliding connector PQ of length L and has resistance R ohm and it is moving with a speed V as shown in the figure. इस तरह से वो मूव कर रहा है। The setup is placed in a uniform magnetic field going into the plane. Into the plane यानी क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे में यूनिफॉर्म लगी हुई है। The three currents I1, I2 and IR. I1 ये वाला करंट है, I2 ये है, I1 ये है। देखिए ये वाला पोर्शन मूव कर रहा है, ये वाला पोर्शन अगर इस तरह से मूव कर रहा होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V इधर की तरफ है, तो BVL विल बी द करंट इंड्यूस्ड, BV ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो E इंड्यूस्ड हमारे पास में निकल के आ रहा है B इंटू V इंटू L के बराबर। इस ईएमएफ के कारण कुछ ना कुछ करंट बहेगा। अब अगर आप देखें ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है जिसके साथ में एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस ये वाली भी है। अगर इसको मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ पे भी लगा दूं तो सर्किट में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर E इंड्यूस्ड। तो इस बैटरी के लिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस तो पैरेलल में हो गए और ये सीरीज में हो गया साथ में। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास में निकल के आएगा 3R/2। R और R का R/2 एंड R दैट इज 3R/2, दैट इज योर R इक्विवेलेंट। तो जो करंट आ रहा होगा बैटरी के थ्रू I, इसी करंट को हमने I बोला है, दिस इज E इंड्यूस्ड अपॉन R इक्विवेलेंट। E इंड्यूस्ड अपॉन R इक्विवेलेंट ये हमारे पास निकल के आएगा BVL ओवर 3R/2। सो दिस इज योर करंट दैट इज गोइंग। जो ये करंट जा रहा है यही आगे जाकर के दो अलग अलग करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर I1। क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंसेस बराबर हैं और आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। इसका मतलब यहाँ से आधा करंट जाएगा, यहाँ से आधा करंट जाएगा। तो मैं I1 और I2 की वैल्यू बता सकता हूँ कि दिस इज BVL ओवर 3R। और डायरेक्शन वाइज अगर बात करें तो BVL अपॉन 3R ये इसमें सही जा रहा है। इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इस तरफ और इस तरफ। सो दिस इज I2 एंड दिस इज I1। तो किरचॉफ से आप बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I1 I2 आर इक्वल। सो ये डायरेक्शंस जो करंट के हैं ये भी ठीक हैं। इसका मतलब I1 एंड I2 शुड बी इक्वल टू BVL अपॉन 3R एंड I करंट शुड बी इक्वल टू 2 BVL अपॉन 3R। सो योर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C। Question 5. A copper wire is wound on a wooden frame whose shape is that of an equilateral triangle. If the linear dimensions of each side of the frame is increased by a factor of 3, keeping the number of turns of the coil per unit length of the frame to be same. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थे वो सेम रखा गया है और जो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा था इसके ऊपर जो भी कॉइल्स को वाउंड किया गया था ये साइज ट्रिपल कर दिया गया है। हर एक साइड जो है ट्रिपल कर दी गई है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है उसको सेम रखा गया है। देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी। नई सेल्फ इंडक्टेंस क्या निकल के आएगी ये हमें निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता था μ0n² इंटू एरिया ऑफ कॉइल इंटू लेंथ ऑफ कॉइल। यहाँ पर अगर आप देखें तो n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैंने उसी फॉर्म में उसको लिखा है। कैपिटल N के टर्म में अगर आप लिखते तो एरिया नीचे आ जाता या लेंथ नीचे आ जाती। तो स्मॉल n की टर्म में अगर आप देखें तो स्मॉल n में कोई चेंज आया नहीं है। a जो है दिस इज एरिया ऑफ कॉइल, ये एरिया ऑफ कॉइल होता है, यानी कि अगर ये ऐसे ऐसे टर्न होके जा रही है तो एक टर्न का एरिया क्या बन रहा है, दैट इज πr²। जो भी उसका रेडियस होगा उसके हिसाब से ये πr² बन के आएगा। इसका ट्राइंगल के एरिया से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब n² भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। और लेंथ क्वेश्चन में बोला गया है कि हर साइड को 3 गुना कर दिया गया है, यानी नई इंडक्टेंस जो निकल के आएगी
म्यू नॉट एन स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, ए वैसा का वैसा रहेगा, नई लेंथ जो है वो 3L हो गई है। बेसिकली दिस इज 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इंडक्टेंस। इसका मतलब द इंडक्टेंस विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r is carrying current I equals to k t e की पावर माइनस अल्फा t, ऐसा कुछ फंक्शन दिया गया है where k is a positive constant as a function of time and the counterclockwise current is taken to be positive, anticlockwise को हमने positive consider किया है। A circular conducting coil of radius 2r is placed in an equatorial plane, जिस प्लेन में कॉइल है उसी प्लेन में दूसरी सर्कुलर कॉइल को रखा गया है। 2r is placed in equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid। जैसा कॉइल सोलिनॉइड का चल रहा है वैसा ही सर्कुलर लूप भी रखा गया है, दूसरा वाला लूप जो रखा गया है। The current induced in the outer coil is correctly depicted as a function of time by which of these graphs। तो ग्राफ की अगर बात करें, देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास में एक ऐसी सोलिनॉइड दी गई है और इसका रेडियस अगर r है तो एक और कॉइल दी गई है जिसका रेडियस 2r है और दोनों का प्लेन इक्वेटोरियल है, कंसेंट्रिक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। हमें पता लगाना है द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर कॉइल, बाहर वाली कॉइल में करंट कैसा कैसा इंड्यूस हुआ होगा। तो देखिए करंट इंड्यूस निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फाई कितना लिंक हो रहा है पहले ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि फाई जो लिंक होगा उसी के अकॉर्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी के अकॉर्डिंगली करंट निकल के आएगा। तो फाई जो भी लिंक हो रहा है दैट इज बेसिकली बी डॉट ए के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, तो एक सोलिनॉइड लॉन्ग सोलिनॉइड के कारण हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया वेक्टर, अगर आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो कॉस 0 डिग्री निकल के आएगा, कॉस 0 डिग्री से दैट इज 1। तो एरिया विल बी पाई इंटू 2r स्क्वायर। सो दिस एंटायर फंक्शन विल बिकम 4 इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आया आपके पास में फाई। अगर मुझे करंट निकालना है तो बेसिकली मुझे पहले ईएमएफ इंड्यूस निकालना पड़ेगा, तो आई विल बी ई इंड्यूस्ड अपॉन जो भी उसका रेजिस्टेंस आएगा। ई इंड्यूस निकालने के लिए मुझे डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ से कितना फ्लक्स किस रेट पे चेंज हो रहा है वो हम देख लेंगे। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा करंट जो है दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस वाइज देखें तो इस पूरे फंक्शन में 4 म्यू नॉट एन पाई और आर स्क्वायर, ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है। 4 म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये जो करंट वाला फंक्शन है यही चेंज हो रहा होगा। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें तो पहले हमने t से डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा k e की पावर माइनस अल्फा t, माइनस दूसरी बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, तो माइनस के टी इंटू अल्फा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, दैट विल बी योर डिफरेंशिएशन। इसको अगर पूरे को आप बाहर निकाल लें, इसको पूरे को अगर कॉमन बाहर निकाल लें तो मेरे पास एक कुछ कांस्टेंट बन के आएगा, उस कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूँ c इंटू मेरे पास अंदर से जो फंक्शन बचेगा, माइनस बाहर बचा, के को भी मैंने अगर बाहर निकाल लिया तो मेरे पास बचा e की पावर माइनस अल्फा टी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू अल्फा। तो माइनस सी ई की पावर माइनस अल्फा टी माइनस अल्फा टी ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये आपका फंक्शन बन के आ रहा है फॉर करंट। दिस इज सम कांस्टेंट। ये आपके पास में करंट का फंक्शन आ गया है। इस करंट के फंक्शन में अगर आप t टेंडिंग टू जीरो डालेंगे तो ये क्वांटिटी तो आपके पास में बच गई है माइनस सी, ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस ये क्वांटिटी पूरी की पूरी आपके पास में 0 बच जाएगी, यानी आपके पास में कुछ ना कुछ नेगेटिव करंट निकल के आ रहा है। तो ग्राफ कहीं ना कहीं नेगेटिव से शुरू होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें करंट t इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आ रहा है। इसको और भी आप अगर चेक करना चाहें तो ये क्वांटिटी 0 कब होगी ये भी आप चेक कर सकते हैं। 0 होने के लिए ये अंदर वाला वेरिएबल 0 होना चाहिए, तो e की पावर माइनस अल्फा टी माइनस अल्फा टी ई की पावर माइनस अल्फा टी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो आप इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो ई की पावर माइनस अल्फा टी ई की पावर माइनस अल्फा टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी आपके पास निकल के आएगा 1 अपॉन अल्फा। तो 1 अपॉन अल्फा सेकेंड्स पर कहीं ना कहीं ये 0 को कट तो करेगा, तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन थोड़ा ठीक दिख रहा है। इसमें ही अगर आप और चेक करना चाहें तो टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो इन्फिनाइट
माइनस इन्फिनिट, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ जीरो को अप्रोच करने की कोशिश ये करेगा। तो आपके पास में ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, द फिगर शोज अ स्क्वायर लूप एल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसकी साइड लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब इस रेजिस्टेंस के नेटवर्क को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी करंट वरेंट आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो इसका आर इक्वलेंट मैं सीधे सीधे निकाल सकता हूँ। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो दैट विल बी 4 इंटू टू अपॉन 4 + 2, दैट विल बी और आर इक्वलेंट। तो ये निकल के आएगा 8/6, दैट इज 4/3 ohms। इस पोर्शन का आर इक्वलेंट। The whole setup is moving towards right with a constant speed of 1 centimeter per second। ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अगर आप इस सेक्शन में और इस सेक्शन में देखेंगे तो कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी लेंथ के अक्रॉस करंट इंड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। At some instant, L part is in the uniform magnetic field of 1 Tesla, perpendicular to the plane of the loop. If the resistance of L is 1.7 ohms, इसकी रेजिस्टेंस आपको बता दी गई है 1.7 ohms है, ठीक है। तो 1.7 ये, R इक्विवेलेंट ये, तो हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस जो आ रही है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.7 प्लस 4/3 ohms। 4/3 ohms तो ये रफली 1.33 हो गया। 1.33 तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.03 ohms के अप्रॉक्सीमेटली हो गया। इतनी टोटल रेजिस्टेंस है। द करंट इन द लूप एट द इंस्टेंट विल बी क्लोज टू, कितना करंट इससे जा रहा होगा। तो ये पोर्शन एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। उस बैटरी का ईएमएफ भी आप निकाल सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड जो आया होगा दैट विल बी BVL। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है 1 टेस्ला। वेलोसिटी हमारे पास है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो दैट इज 0.01 मीटर्स पर सेकंड इनटू लेंथ हमें बताई गई है 5 सेंटीमीटर्स है, सो दैट इज 0.05 मीटर्स। तो मेरे पास करंट आ जाएगा I इज इक्वल्स टू E इंड्यूस्ड ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास आया 5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.03 ohms। तो 5/3 रफली ये 1.67 1.68 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो 1.68 × 10⁻⁻4 एम्पियर्स। ऑप्शन हमारे पास माइक्रो एम्पियर्स में है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 168 × 10⁻⁻6 यानी माइक्रो एम्पियर्स। तो 168 167 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है। तो नियरेस्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 170 माइक्रो एम्पियर्स, ऑप्शन ए 170 माइक्रो एम्पियर्स, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास M कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड, यानी इस रॉड का कोई भी मास हमें नहीं मानना है, एज शोन इन द फिगर। एन इम्पल्स J इक्वल्स टू mv इज इम्पार्टेड टू द सिस्टम एट वन ऑफ इट्स एंड्स। इस साइड पर हमने कोई एक इम्पल्स प्रोवाइड करी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम वुड बी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी। तो देखिए, इसको करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। मैं इसमें एंगुलर इम्पल्स वाला फंडा लगा रहा हूँ। अगर लीनियर इम्पल्स मेरे पास में J इक्वल टू mv है, तो एंगुलर इम्पल्स लगाने के लिए मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स निकाल सकता हूँ। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स निकाल रहा हूँ। उस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर इम्पल्स आप देखेंगे तो वो निकल के आएगा J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा L। तो J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा बेसिकली M इंटू V इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L, दैट शुड बी इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल। इनिशियली इस सिस्टम के पास में कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास में निकल के आएगा I इंटू ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस दैट विल बी, इस पॉइंट मास के कारण तो कुछ भी निकल के नहीं आएगा क्योंकि उसका रेडियस वगैरह वैसे हमको कुछ दिया नहीं गया है, तो वैसे भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको एज अ पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। तो सिर्फ इसी मास के कारण कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा दैट इज MVL। तो MVL ये हमारे पास आएगा I हमारे पास आएगा ML² इंटू ओमेगा, और हमें ओमेगा ही निकालना है। तो मास विल कैंसिल आउट, लेंथ विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा हमारे पास में निकल के आएगा V/L।
ओमेगा इज v बाय एल, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question 9. A uniform solid sphere A rolling without slipping with velocity v naught hits head on with an identical sphere. दोनों spheres identical हैं. At rest, ये वाला initially rest पर था. If the coefficient of restitution is 1/2, then the velocity of B when it starts pure rolling. जब B pure rolling start कर देता है तब velocity कितनी निकल के आएगी, हमसे ये पूछा गया है. तो देखिए, ये जब जाकर इसको स्ट्राइक करेगा तो पहले ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसके साथ जाके स्ट्राइक किया होगा तो इसने इसको कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा और लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा. तो लीनियर मोमेंटम जब इसको ट्रांसफर किया होगा तो इसके पास में इनिशियली कुछ ना कुछ मूव करने की टेंडेंसी आएगी इन लीनियर डायरेक्शन. एंगुलर रोटेशन इसका शुरुआत में नहीं आएगा. एंगुलर रोटेशन थोड़ी देर बाद सेटअप होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पर सरफेस हमारा रफ है, तो थोड़ी देर बाद जाके प्योर रोलिंग करने की कोशिश करना शुरू करेगा. तो इसको मुझे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों का कोलिजन कंसिडर करूंगा. उस कोलिजन में कितनी इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो हम निकालेंगे. उसके लिए हमें कंडीशंस दी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया गया है और दो आइडेंटिकल स्फीयर्स का कोलिजन हुआ है. तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर बात करी जाए तो P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल. इनिशियल मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले स्फीयर के पास था, तो m इंटू वी नॉट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम में बता दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, यानी इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी दोनों ही स्फीयर चल रहे होंगे. तो mv1 प्लस mv2, मैंने मान लिया दोनों ही के पास में ही कुछ सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी आई है. मास अगर सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो v नॉट निकल के आएगा मेरे पास में v1 प्लस v2 के बराबर. दिस इज योर इक्वेशन 1. दूसरी इक्वेशन आपके पास में आएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सेपरेशन अगर इनका हो रहा है तो पक्की बात है v2 ज्यादा रहा होगा, v1 कम रहा होगा. तो v2 माइनस v1 अपॉन v नॉट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिर्फ v नॉट ही रही होगी. दिस इज इक्वल्स टू 1/2. तो v2 माइनस v1 ये मेरे पास निकल के आएगा v नॉट बाय 2. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2v2 मेरे पास निकल के आ रहा है v नॉट 3v नॉट बाय 2, यानी v2 मेरे पास निकल के आ जाएगा 3v नॉट बाय 4. अगर v2 3v नॉट बाय 4 आया है तो v1 शुड बी v नॉट बाय 4. तो ये तो कंडीशन आई है जस्ट आफ्टर कोलिजन मेरे पास में v2 वेलोसिटी ये आई है. थोड़ी देर बाद इसकी प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. जब प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हुई होगी तो जो एंगुलर मोमेंटम आया है इस एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट में अज्यूम कर लूं, उसके अबाउट कोई भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ होगा. क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि जो भी फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, या तो ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है, जैसा भी लग रहा है. तो इन पॉइंट्स के अबाउट, सारे ही पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा सकता है. इसके अलावा आप इसके अबाउट या इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें फिर फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ टॉर्क निकल के आएगा. लेकिन इस लाइन पर अगर आप देखेंगे या इस सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मैं ये कह सकता हूं कि अब जो एंगुलर मोमेंटम आया है और जब प्योर रोलिंग सेटअप हो जाएगी तब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो बराबर आएगा. अभी जो एंगुलर मोमेंटम आया है सिर्फ बी वाले स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम इस इंस्टेंट पर आया होगा क्योंकि जस्ट अभी लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है तो एंगुलर मोमेंटम है नहीं, तो ओमेगा तो कुछ नहीं आने वाला है. ये आएगा m इंटू 3v नॉट बाय 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी r. तो m इंटू 3v नॉट बाय 4 इंटू r प्लस i इंटू ओमेगा. लेकिन ओमेगा 0 है, इनिशियली ओमेगा 0 है, इसलिए इनिशियली कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आया होगा, यानी ये सिर्फ ऐसे आगे चला होगा थोड़े से इंस्टेंट के लिए, फिर इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा होगा जिसके कारण ये घूमना स्टार्ट हुआ है. फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए m इंटू वी फाइनल, मैंने मान लिया कुछ vc वैल्यू है, इंटू r, ये तो वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना आया, प्लस रोटेशन के कारण भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा. और हमें बोला गया है कि ये सॉलिड स्फीयर है तो ये आएगा m r स्क्वायर इंटू 2/5 इंटू ओमेगा क्योंकि प्योर रोलिंग सेटअप हो चुकी है, इसका मतलब ये vc अपॉन r के बराबर बना होगा. इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 7/5, 7/5 से हो गया 15, 15/28। तो VC मेरे पास निकल के आ रहा है 15/28 V नॉट। तो हमारे पास ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। तो मेनली ऐसे क्वेश्चंस में दो चीज़ों पर ध्यान दें कि मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ही होगा किसी भी कोलिजन में। सेकेंडली, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जो भी है वो आपको लगानी ही लगानी है। अगर आगे चल के उसने प्योर रोलिंग की बात और कर दी है तो आप इसी एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट पकड़ के उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का आप यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर इजीली निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन 10, 2 सिलेंडर्स, 1 हॉलो मेटल का है एंड द अदर सॉलिड विद द सेम मास, दोनों का मास सेम है एंड आइडेंटिकल डायमेंशंस, रेडियस वगैरह भी बराबर है, आर साइमल्टेनियसली अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम हाइट से दोनों को छोड़ा गया है। द हॉलो सिलेंडर विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट। ये देखिए उल्टा स्टेटमेंट है। ये हमने एक जनरल रिजल्ट निकाला था कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो हॉलो सिलेंडर वर्सेस सॉलिड सिलेंडर में से हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, दैट इज mr² एंड mr² एंड सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 आएगा। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम आना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर कम आएगा तो वो पहले नहीं, वो बाद में पहुंचेगा, वो लेट पहुंचेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, बाय द कंजर्वेशन ऑफ energy the total kinetic energies of both cylinders are identical when they reach the bottom of the inclined plane। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो एनर्जी कंजर्व रही होगी, तो जितनी टोटल एनर्जी सॉलिड सिलेंडर की आएगी उतनी ही टोटल एनर्जी हॉलो सिलेंडर की भी निकल के आएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। उससे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट a 100 watt and 110 volt lamp from a 220 volt mains। 220 वोल्ट की मेन सप्लाई थी, उससे 100 वाट और 110 वोल्ट वाला कोई बल्ब जलाया गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया होगा। इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर देन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। तो देखिए एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना होता है, एफिशिएंसी बेसिकली होती है किसी भी चीज़ में अगर आप देखेंगे तो आउटपुट कितना आया अपॉन इनपुट कितना था। तो यहाँ पर पावर के टर्म में बात करनी पड़ेगी हमें। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो होती है वो पावर में देखी जाती है। तो पावर आउटपुट कितनी है अपॉन पावर इनपुट कितनी है। आउटपुट पावर अगर आप देखेंगे तो वो हमें दी गई है 100 वॉट्स अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर थी हमारे पास में 220 वोल्ट और मेन करंट इज 0.5। तो 220 इंटू 0.5 दैट इज योर इनपुट। तो ये आएगा 100/110। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो इंटू 10, तो दिस विल बी रफली 90.9090%। सो वहाँ से आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपको सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है दैट इज पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 12, रेफर टू द सीरीज LCR AC सर्किट। LCR सर्किट दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V3। रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा होगा ये हमें निकालना है। हमें मेन सप्लाई जो भी आ रही है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो इंडक्टर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट का ड्रॉप है और कैपेसिटर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट का ड्रॉप है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ करंट है। करंट से इंडक्टर में जो भी वोल्टेज चल रहा होता है वो लीड करता है, तो ये तो हो गया VL। और कैपेसिटर में लैग करता है, तो ये हो गया हमारा VC। VL और VC दोनों ही बराबर हैं, तो इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और रजिस्टर में जो भी ड्रॉप आता है वो करंट के अलॉन्ग ही आता है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है। तो VL VC तो कैंसिल हो गए। जो भी मेन सप्लाई आ रही है उसी के अकॉर्डिंग V3 में भी ड्रॉप हुआ होगा। इंडक्टर का कोई रोल आना नहीं है, कैपेसिटर का कोई रोल आना नहीं है। बेसिकली ये रेजोनेंस कंडीशन है। तो इसमें मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो भी आउटपुट सप्लाई लगाई गई है, बाहर से जो सप्लाई लगाई गई है, उतना ही ड्रॉप इसके अक्रॉस हुआ होगा। दैट मीन्स V3 इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स। सो
योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, इन द सर्किट शोन द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर V1, V2 एंड V3 आर गिवन बाय। देखिए V2 जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड है, V1 रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है और V3 जो है वो तीनों के अक्रॉस कनेक्टेड है। सप्लाई के लिए हमें बताया गया है कि E नॉट साइन ओमेगा टी की कोई सप्लाई आ रही है और ओमेगा जो है दैट इज 1/√LC। 1/√LC मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है, रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है। इसका मतलब XL और XC दोनों बराबर रहे होंगे। XL और XC दोनों के दोनों अगर बराबर हैं तो एक लीड करेगा एक लैग करेगा। नेट अगर बात करी जाए, नेट अगर बात करी जाए तो XL माइनस XC विल बी 0। इसका मतलब इनके अक्रॉस तो कोई भी पावर का ड्रॉप ही नहीं हुआ होगा, यानी V2 जो है V2 तो निकल के आएगा 0। रेजोनेंस कंडीशन बन रही है और जो भी ड्रॉप होना है वो रजिस्टर के अक्रॉस ही होना है। अब अगर जो भी ड्रॉप होना है वो रजिस्टर के अक्रॉस ही होना है तो V1 की बात करें या V3 की बात करें, दोनों वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए, क्योंकि V2 तो क्या हो चुका है, V2 0। तो V1 की वैल्यू देखें या V3 की वैल्यू देखें, दोनों ही वैल्यू सेम निकल के आएगी। अब वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये देखने के लिए आपको सप्लाई देखना पड़ेगा। सप्लाई आ रहा है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें पीक वैल्यू जो है दैट इज E नॉट। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो भी वोल्ट मीटर लगे होते हैं AC सर्किट्स में, वोल्ट मीटर आपको पीक वैल्यू कभी नहीं देगा, वो आपको देगा RMS वैल्यू। तो जो आपके पास रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर्स में वो RMS वैल्यू निकल के आएगी। RMS वैल्यू अगर आप देखेंगे तो उतना ही ड्रॉप इसके अक्रॉस, उतना ही ड्रॉप इसके अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू द टोटल जो भी अपने पास आ रहा है। लेकिन टोटल की वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो E नॉट बाय √2 दैट विल बी द आंसर फॉर V1 एंड V3। V2 का क्रॉस तो 0 आना है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। In a series LCR circuit, R is equals to 200 ohm and the voltage and the frequency of the main supply is 220 volts and 50 hertz respectively. On taking out the capacitance from the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degrees. यानी जब कैपेसिटर हटा दिया गया तब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि ये वोल्टेज निकल के आया, इनके बीच में एंगल बन गया 30 डिग्री जब कैपेसिटेंस नहीं है। On taking out the inductor from the circuit, the current leads the voltage by 30 degree. जब इंडक्टर को हटाया गया तो करंट लीड्स वोल्टेज by 30 degrees. This is your current. तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा कह रहा है। इसका मतलब जितना XL कैपेसिटेंस का है, जितना XL इंडक्टर का है उतना ही XC कैपेसिटेंस का होगा। तभी ऐसी सिचुएशन बन रही होगी कि कैपेसिटर हटाया गया तो वोल्टेज आगे हो गया, इंडक्टर हटाया गया तो वोल्टेज पीछे हो गया और सेम अमाउंट से पीछे हुआ है। इसका मतलब ये जब ये दोनों लगे होंगे तब ये करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में अगर आ रहे होंगे इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। ये आप एनालिटिकली भी सोच सकते हैं। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन है तो इसका मतलब पावर फैक्टर cos phi वो 1 आया होगा, cos phi 1 आएगा, phi 0 है। तो पावर डिसिपेटेड जो है वो बन जाएगी V² बाय R या I² R। वैसे V² बाय Z होनी चाहिए, लेकिन Z में हम जानते हैं कि V² बाय R प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC इज 0, तो ये V² बाय R बन जाएगा। V² बाय R दैट इज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 ओम्स। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 ये रफली हो जाएगा 484 डिवाइडेड बाय 2, 484 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 242 watts. तो 242 watts that is option A. Option A will be your correct answer. Question 15. In the above circuit, capacitance is √3/2 microfarads and R2 is 20 ohms. इनकी दोनों की वैल्यू बता दी गई है। इंडक्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है। करंट इन NR1 path is I1 and in CR2 path is I2. The voltage of AC source is given by V equals to √2 sin 100t volts. The phase difference between I1 and I2 is, दोनों के बीच में हमें phase difference बताना है। अब देखिए ये एक LR सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एक CR सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें तो वोल्टेज लैग करेगा, इसमें वोल्टेज लीड करेगा। ये देखने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं XL XC। बेसिकली मुझे सिर्फ कितना लीड कर रहा है कितना लैग कर रहा है यही निकालना है। तो XL अगर आप देखें, XL मेरे पास निकल के आएगा ओमेगा है हमारे पास में 100t, तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू L। ओमेगा है हमारे पास में 100
इंटू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमारे पास में √3/10, तो दैट इज 10√3 ओम्स। ये तो आई हमारे पास में एक्सएल। एक्स सी की अगर बात करें, एक्स सी हमारे पास निकल के आएगा 1/ωc। 1/ωc ये हो जाएगा 1/100 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो जाएगा √3/2 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻6 में सीधे सीधे ऊपर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। ये आ जाएगा 10⁻4, 10⁻4 तो 2 इंटू 10⁻4 अपॉन √3 ओम्स, इतना निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज कंपेयर करें तो एक्सएल और R1 जो है, एक्सएल और R1 तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल से हैं, 10√3 और 10 है। लेकिन एक्ससी और R2 को अगर आप देखेंगे तो एक्ससी इज वेरी ग्रेटर देन, एक्ससी इज मच ग्रेटर देन रेजिस्टेंस R। अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan phi जो आएगा, tan phi निकल के आता है XC/R के बराबर। XC/R के हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास आएगा इस केस में। तो वोल्टेज के कंपैरिजन में अगर आप देखें, वोल्टेज के कंपैरिजन में आप देखें तो वोल्टेज अगर ये है तो करंट उससे 90 डिग्री ओमेगा सी वाले में तो करंट उससे 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। ये क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों के दोनों आर्म्स में वोल्टेज सेम गया होगा। तो ये तो करंट गया सी वाली ब्रांच में, उसमें तो 90 डिग्री वो आगे चल रहा है। और अगर इंडक्टर वाली ब्रांच में देखें, इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट पीछे चल रहा होगा, वोल्टेज आगे चल रहा होगा। इनका अगर एंगल आप देखेंगे तो निकल के आएगा 10√3/10, 10√3/10 अप्रोक्सीमेटली √3 के बराबर आ रहा है। तो √3 के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री एंगल इधर चलेगा, 60 डिग्री एंगल इधर चलेगा ये इंडक्टर का। यही उसने पूछा है हमसे कि I1 और I2 के बीच में एंगल कितना आएगा। तो 90 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, तो नेट 150 डिग्री एंगल निकल के आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16, a light wave is incident normally on a glass slab of refractive index 1.5, refractive index आपको बताया गया है 1.5 है। if 4% of light gets reflected and the amplitude of electric field of the incident light is 30 volts per meter, then the amplitude of the electric field for the wave propagating in the glass medium, ग्लास वाले मीडियम में जो वेव जा रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, ये आपको बताना है। अब देखिए उसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने ये दी है कि 4% ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, यानी 4% लाइट तो चली गई है रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में। यानी यहाँ से अगर कोई लाइट आई, इंसिडेंट रेडिएशन मान लो मेरे पास में आई थी कुछ आई इंटेंसिटी वाली, तो इसमें से 0.04 आई वाली तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और आगे की तरफ 0.96 इंटेंसिटी चली गई होगी, यही मतलब बनता है इसका। तो जो मीडियम के अंदर लाइट गई है वर्सेस जो लाइट आई थी, आई जो था वो हमारे पास रहा होगा कुछ ½ इंटू E² E0 का स्क्वायर। वैक्यूम में जो भी था उसके हिसाब से अगर बात करें वैक्यूम में या एयर में, तो ½ E0² इंटू C, ये तो रही होगी इंटेंसिटी ओरिजिनल वाली। बाद में जो I' निकल के आएगी दैट इज ½ इंटू एप्सिलॉन, नया वाला एप्सिलॉन जो भी आएगा इस मीडियम का, इंटू जो भी नई इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बनेगा उसका स्क्वायर, इंटू जो भी नई वेलोसिटी बनी है वो। इन दोनों का अगर आप रेशो लेंगे तो इसका वैल्यू आपको दिया रखा है 1/0.96 इज इक्वल्स टू हाफ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1/εr इंटू E0/E का होल स्क्वायर इंटू C/V, ये बचेगा। C/V को अगर आप देखें तो C/V हमारे पास बन रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास आती है 1.5, तो E0/E का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर चला जाएगा εr अपॉन 0.96 अपॉन में म्यू, तो 1.5। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मुझे E की वैल्यू चाहिए, तो E मेरे पास निकल के आएगा E² इज इक्वल्स टू 0.96 इंटू 1.5 अपॉन 0.96 इंटू 1.5 अपॉन εr इंटू E0 का स्क्वायर। ये जो εr है, εr को मैं μr के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो मीडियम दिया गया है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसका मतलब μr शुड बी इक्वल टू 1, तो इसी के साथ में मैं μr मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा म्यू आर से तो मेरे पास आएगा 0.96 इंटू 1.5 अपॉन 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर बनता। तो 1 बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर का अंडर रूट दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका स्क्वायर बन रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू ई नॉट, और इस पूरे की पावर 1/2, ये आपकी टोटल वैल्यू बनेगी। तो ये आपका बन गया 30, ये 1.5 से 1.5 चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा 0.96 अपॉन 1.5 का अंडर रूट इंटू ई नॉट। ई नॉट है हमारे पास में 30, ई नॉट है 30, तो इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो रफली ये ऑप्शन से अगर आप चेक करें तो 24 के आसपास कुछ वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये 1/2 से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है। एक तो एनर्जीज का फॉर्मूला, दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए आपको म्यू आर को 1 पुट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए म्यू आर को आप 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर की वैल्यू आपको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी। क्लियर। Question 17. The electric field of a plane electromagnetic wave is given by this vector at t equal to 0 positively charged particle positively charged है, is at the position of this if its instantaneous velocity is v naught k cap, the force acting on it due to the wave is, मुझे फोर्स निकालनी है कि टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बोली गई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो जो मेरे पास में फोर्स आएगी वो दोनों के कारण निकल के आएगी, दैट इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स पूरी की पूरी निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे बी वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, बी वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर इसमें हम देखें, अच्छा ई वेक्टर का अगर देखें, ई वेक्टर टी इक्वल टू 0 पे 0,0 पाई बाय के पे, तो पाई बाय के अगर आप इसमें पुट करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई निकल के आएगा, कॉस पाई इज -1, कॉस पाई -1 है। तो मेरे पास में ई वेक्टर जो निकल के आ रहा है वो कुछ आ रहा है ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 इंटू कॉस पाई यानी कि -1। तो मेरे पास वेक्टर आया माइनस का ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ये मेरे पास में ई वेक्टर आया है। अच्छा सी वेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो सी वेक्टर कहीं ना कहीं -z डायरेक्शन में जा रहा है, ये मुझे इक्वेशन देख के पता लग रहा है। तो सी वेक्टर जो है इसका यूनिट वेक्टर सी कैप की अगर मैं बात करूं, सी कैप कहीं ना कहीं -k कैप की तरफ है। तो अगर मुझे इससे बी वेक्टर निकालना है तो ये हम जानते हैं कि अगर ई वेक्टर इस तरफ है, सी वेक्टर इस तरफ है, ये सी कैप है, ये ई कैप है, तो बी कैप इस तरफ आएगा, यानी सी क्रॉस ई करेंगे तो मेरे पास बी आना चाहिए। तो सी कैप क्रॉस ई कैप करेंगे अगर आप, तो ये कहीं ना कहीं बी कैप बनना चाहिए। अगर आप इस वेक्टर को ध्यान से देखें तो ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर ही बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर ही है, तो दैट इज 1। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मुझे बी कैप का आइडिया लग जाएगा। तो -k कैप क्रॉस माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, दैट विल बी योर बी कैप। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो k क्रॉस आई एंड k क्रॉस जे, तो k क्रॉस आई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k क्रॉस आई ये मेरे पास आएगा j कैप और माइनस माइनस प्लस, और k क्रॉस जे आएगा मेरे पास में माइनस का i कैप डिवाइडेड बाय √2, ये मेरा b कैप बनेगा, b वेक्टर। तो b वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर आप फोर्सेस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 के तरफ, और कितनी फोर्स लग रही है, ये लग रही होगी ई नॉट, तो Q इंटू ई नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। और अगर आप Q V क्रॉस बी अगर निकालें, V क्रॉस बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण आप देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर आप देखेंगे तो ये आएगा Q V क्रॉस बी, तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज हो गया Q V। वेलोसिटी के लिए हमको बताया गया है वो k कैप वाले डायरेक्शन में जा रहा है, k कैप वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी Q इंटू वी नॉट के कैप इंटू क्रॉस बी वेक्टर आपके पास में डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो कुछ ना कुछ जो भी इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा इंटू जे कैप माइनस आई कैप बाय √2, ऐसा कुछ आएगा। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Q वी नॉट बी नॉट के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस का आई कैप, और के क्रॉस आई बनता जे कैप, लेकिन
साथ में माइनस भी है, तो माइनस का जे कैप डिवाइडेड बाय √2। तो डायरेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, और इसका भी आप डायरेक्शन देखेंगे तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय √2 ही बन रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम सा आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी माइनस आई कैप माइनस जे कैप की तरफ है, और मैग्नेटिक फोर्स भी माइनस आई कैप माइनस जे कैप की तरफ है। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ये कहीं ना कहीं एंटी पैरेलल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप आ रहा है। तो योर ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कहीं ना कहीं फोर्स इस वेक्टर के एंटी पैरेलल निकल के आ रही है। तो थोड़ा सा आपको डायरेक्शंस में ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ अगर आप डायरेक्शंस से ही इसको सॉल्व कर लें, मैग्नीट्यूड के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। A plane electromagnetic wave is propagating along the direction I cap plus j cap by √2 with its polarization along the direction k cap. Polarization along the direction k cap का मतलब हो गया E वेक्टर की बात कर रहा है। ये आपने पोलरॉइड में भी देखा होगा वेव ऑप्टिक्स में, कि हमने जब पोलराइजेशन की बात करी थी तो हमने ई वेक्टर की बात करी थी, कौन सा ई वेक्टर रुक जा रहा है, कौन सा ई वेक्टर क्रॉस हो जा रहा है। तो विद इट्स पोलराइजेशन अलोंग डायरेक्शन के कैप, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के कैप वाले डायरेक्शन में है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव वुड बी, हियर बी नॉट इज एन अप्रोप्रिएट कांस्टेंट। तो बी नॉट आपको कांस्टेंट नहीं कैलकुलेट करना, आपको सिर्फ डायरेक्शन देखना है। वेव प्रोपोगेशन आपको बताया गया है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 के बराबर है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ओमेगा टी माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ये डायरेक्शन वाइज ठीक है, ये भी डायरेक्शन वाइज ठीक है, ये भी डायरेक्शन वाइज ठीक है, ये डायरेक्शन वाइज गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव आई कैप माइनस जे कैप वाले उसमें जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तीन ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें ई वेक्टर मुझे बता दिया गया है के कैप वाले डायरेक्शन में है, तो ई कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप, और वेव प्रोपोगेशन सी कैप जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। तो अगेन सी कैप क्रॉस ई कैप अगर आप करेंगे तो आपको बी कैप सी क्रॉस ई करेंगे तो ऑलमोस्ट ये पिछला वाला ही वेक्टर बन गया है, पिछला वाला वेक्टर बन गया है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई क्रॉस के मेरे पास आएगा माइनस का जे, और जे क्रॉस के करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का आई डिवाइड बाय √2। तो ये कहीं ना कहीं आपका बी कैप वाला डायरेक्शन बनेगा। तो बी कैप डायरेक्शन अगर आप देखें तो सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इस डायरेक्शन में है, तो यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 19, an electromagnetic wave is propagating in x direction and has a wavelength of 8 millimeters, lambda आपको दिया गया है। The electric field vibrating in y direction has magnitude of 60 volts per meter। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन दे दिया गया है, ये y डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड भी बता दिया गया है 60 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, चूज द करेक्ट इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन वैक्यूम। वैक्यूम में जा रही है, इसका मतलब स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्शन वाइज बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है 60 वोल्ट पर मीटर। 60 वोल्ट पर मीटर तो मतलब ये दो ऑप्शंस तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, 60 होना चाहिए। तो 60 ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो x - 3 × 10⁸, x - 3 × 10⁸। ओके, बी वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड का ही सिर्फ फर्क है, बी का मैग्नीट्यूड मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो ई आपको दिया गया है 60 वोल्ट पर मीटर है, और सी आपको दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। तो मेरे पास में b का जो वैल्यू आएगा, b का वैल्यू आएगा, e हमारे पास होता है c × b, तो b का वैल्यू हो जाएगा e/c यानी कि 60/3 × 10⁸। तो ये हो जाएगा 20 से निकल के आएगा 2 × 10⁻⁻7। तो 2 × 10⁻⁻7 यानी कि ऑप्शन बी शुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, बाकी आपको बहुत ज़्यादा देखिए कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जे कैप वाला डायरेक्शन ठीक है, के कैप वाला डायरेक्शन ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये बात देख लें कि ऑप्शंस आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इसको लैम्डा वगैरह के पुट करने के लिए, आप चेक करने के लिए उसको बाद में वापस पुट करना चाहें तो कर लें, लेकिन आपसे वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम बन रही हैं। सिर्फ आपसे वो बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाना चाह रहा था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी MCQ वाले अप्रोच में फ़ायदा करेंगे आगे चल के। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ चेक कर लें कि वो आपसे कैलकुलेट क्या करवाना चाहता है। क्वेश्चन 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
in a plane electromagnetic wave, electric field and magnetic field must be perpendicular to each other and direction of propagation of wave should be along electric field और magnetic field. ये गलत है, वो propagation भी उसके perpendicular होता है. The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic fields. ये बात बिल्कुल सही है, बराबर बराबर energies दोनों में रहती है. Both electric and magnetic fields are parallel to each other नहीं होती है, and perpendicular to the direction of propagation, तो parallel तो नहीं होती हैं. The electric field, magnetic field and direction of propagation of wave must be perpendicular to each other. ये statement सही है. The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field is equal to speed of light. Ratio of amplitude of electric field, magnetic field to electric field. हाँ, तो इसने उल्टा statement बोला है, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक होता है C के बराबर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. इसका मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी आर करेक्ट. तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन 21. A uniform rod of mass capital M and length L is suspended by two strings A and B as shown. दो स्ट्रिंग्स दी गई है. A small particle of mass M is attached to the midpoint as shown. इसका भी मास M है, इसका भी मास M है, दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं. The tension in the string just after string B is cut. इसको कट कर दिया गया, उसके बाद जो टेंशन आएगा उसकी हमको वैल्यू निकालनी है. ठीक है, देखिए जब आप इसको कट करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, दिस इज mg, और इस पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसी का सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई कर रहा होगा, तो टोटल 2 mg फोर्स नीचे लग रहा है. इस 2 mg फोर्स के कारण इस वाले पॉइंट पर ए जहाँ पर कनेक्टेड है वहाँ पर 2 mg इंटू L/2 इतने का टॉर्क लगा होगा. तो टॉर्क हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू mg इंटू L/2 के बराबर. एंड दैट टॉर्क, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू I इंटू अल्फा. तो यहाँ से मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट कितने एक्सेलरेशन से ये घूम रहा होगा. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा mg इंटू L. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इस पॉइंट के अबाउट आता है ml²/3 प्लस इस मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकल के आएगा m इंटू L². L/2 था तो L/4 आ जाएगा इंटू अल्फा. एक बार मेरे पास में अल्फा अगर निकल आएगा तो मैं इसका एक्सेलरेशन बता सकता हूँ. एक्सेलरेशन निकालने के बाद मैं इसका टेंशन वगैरह कैलकुलेट कर पाऊंगा. तो यहाँ से अगर इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे, मास लेंथ सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, ये हुआ 12/7, तो 7 ऊपर आएगा 7, तो ये हो जाएगा 12g/7L, दैट इज इक्वल टू योर अल्फा. अगर अल्फा इतना आया है तो इस पॉइंट से L/2 डिस्टेंस दूर पर एक्सेलरेशन जो आ रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू L/2. अल्फा इंटू L/2 विल बी योर एक्सेलरेशन. तो ए मेरे पास आ जाएगा 12g/7L इंटू L/2, तो आ जाएगा 6g/7, इतना आएगा एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ फोर्सेस के कारण लग रहा होगा. तो अगर इसका FBD बनाया जाए तो इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T और नीचे की तरफ 2 mg लग रहा है. तो टोटल मेरे पास में आएगा 2 mg माइनस T मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन 6g/7. तो अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टेंशन आपके पास निकल के आएगा 2 mg/7. सो योर आंसर विल बी 7. क्वेश्चन 22. The densities of two solid spheres of same radii are vary with radial distance small r as rho a is equals to k small r by capital R and rho b is equals to k small r by capital R की power 5 respectively, where k is a constant. The moment of inertia is about the diametric axis. Diametric axis are IA and IB. IA and IB upon IA का अपने को रेशो निकालना है. तो अगर मैं IA की बात करूँ, IA देखिए यहाँ पर डेंसिटी लगातार वेरी कर रही है. डेंसिटी अगर लगातार वेरी कर रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ एक एलिमेंट मानना पड़ेगा और इस एलिमेंट के अंदर मुझे इस शेल के कारण बेसिकली मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डी मेरे पास निकल के आता इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट वुड हैव बीन 2/3 इंटू DM इंटू r². यहाँ से अगर मैंने किसी r डिस्टेंस पर इसको अज्यूम किया होता, DM मास आ जाता रो इंटू dv के बराबर. तो 2/3 इंटू रो हमें दिया गया है, कुछ जो भी दिया गया है, रो a इंटू dv मेरे पास आता 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू dr.
तो शेल की वॉल्यूम मेरे पास निकल आती इनटू आर स्क्वायर, ये मेरे पास में पूरा फंक्शन बनता है डी का। इसको अगर मैं टोटल इंटीग्रेट कर दूं, टोटल इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अच्छा, डेंसिटी का भी फंक्शन मुझे पता है, डेंसिटी का भी फंक्शन मुझे पता है, तो ये आएगा 2/3 इंटू के इंटू रो ए इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू 4 पाई स्मॉल आर की पावर 4 इंटू डी आर। तो बेसिकली ये स्मॉल आर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल बन रहा है। तो आई ए अगर देखा जाए तो आई ए बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ये कांस्टेंट और ये पूरी टर्म कांस्टेंट, तो आ जाएगा 8 पाई बाय 3 इंटू के अपॉन कैपिटल आर इंटू आर की पावर 5 डी आर का इंटीग्रेशन। आर की पावर 5 डी आर का इंटीग्रेशन आप अगर करेंगे तो ये आएगा 8 पाई बाय 3 इंटू के बाय कैपिटल आर इंटू आर की पावर 6 बाय 6। ये तो बनता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अगर देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी में सिर्फ ये डेंसिटी का फंक्शन चेंज होगा, डेंसिटी का फंक्शन चेंज होगा तो मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी ये बनता 2/3 के, ये सब तो चीज़ें वही सेम टू सेम, आर की पावर 5 अपॉन कैपिटल आर की पावर 5 इंटू 4 पाई स्मॉल आर की पावर 4 इंटू डी आर, ये बनता। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो मेरे पास आएगा 8 पाई बाय 3 आर की पावर 5 के और अंदर आ जाएगा आर की पावर 9 का इंटीग्रेशन डी आर की पावर 9 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर 10/10 आ जाता। आर की पावर 10/10 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आर की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आर की पावर 5 ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो 8 पाई के बाय 3 ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। आई भी मेरे पास आ रहा है 8 पाई के बाय 3 इंटू आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। इन दोनों को अगर आप रेशो देखोगे तो आई ए अपॉन आई बी ये मेरे पास आ जाएगा 10:6। आई ए अपॉन आई बी ये मेरे पास आ रहा है 10/6। बाकी सब चीज़ें कैंसिल। मुझसे पूछा गया है आई बी अपॉन आई ए, तो ये वैल्यू आती 6/10 यानी आंसर विल बी 6। सो योर करेक्ट आंसर इज 6। क्वेश्चन 23. A circular disc of mass capital M and radius r is rotating about its axis with angular speed ω1. If another stationary disc, radius r/2 and same mass same है, is dropped coaxially on the rotating disc and gradually both discs attain same constant angular velocity ω2, then the energy lost in the process is. तो देखिए इसमें क्या हुआ होगा, पहले एक डिस्क रोटेट कर रही थी, इसका मास था कुछ m, इसका रेडियस था कुछ r और ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा mr²/2 और ये ω1 से रोटेट कर रही थी। इनिशियल सिचुएशन ये थी हमारे पास। इसके ऊपर एक r/2 रेडियस की डिस्क जिसका मास था m, इसको ड्रॉप कर दिया गया और उसकी खुद की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, वो स्टेशनरी डिस्क थी। बाद में ये दोनों एक साथ चल रही हैं कुछ ω2 वेलोसिटी के साथ, ω2 वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो ये r/2 हो गया, तो नया कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया होगा। ये जब इसके ऊपर गिरा है तो पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। कहीं भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं बराबर कर सकता हूँ। तो बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था मेरे पास में mr²/2 इंटू ω1 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाता mr², लेकिन r है r/2 तो r²/4 4 2 8, तो ये नया कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता इनटू ω2। तो mr² तो सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बना 1/4। तो ω2 जो आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1/1 + 1/4, 1/1 + 1/4 ये रफली 1.25 हो गया, या इसको आप 5/4 भी लिख सकते हैं, इनटू ω1, तो ये बन रहा है 4/5 ऑफ ω1, यानी पहले से 4/5 रह गई है। तो परसेंटेज के टर्म में अगर बात करेंगे तो 1/5 कम हो गया है, 1/5 कम हो गया है, यानी रफली 20% के आसपास का लॉस निकल के आ रहा है। तो यही हमसे पूछा था एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, तो ये 20% निकल के आएगी। क्वेश्चन 24.
एन AC सर्किट हैज एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इन सीरीज। रजिस्टर R है और इंडक्टर बोल रखा है 3R का है। नाउ अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज सच दैट XC इज 2R। ठीक है, अभी LCR सर्किट बन गया है। द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर इज, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो ओल्ड पावर फैक्टर जो आता cos phi 1, मैं उसको बोल रहा हूँ, ओरिजिनल वाला आता R अपॉन Z, R अपॉन Z, Z हो चुका होता R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XC था ही नहीं तो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर रहा होगा, तो ये आएगा R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर 10R स्क्वायर, 10R स्क्वायर का अंडर रूट आप मारेंगे तो रूट 10 R आएगा, तो ये तो हो गया 1/√10। नया पावर फैक्टर जो आएगा cos phi 2, ये आएगा R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL, XL है मेरे पास में 3R, XC है मेरे पास में 2R, तो 3R माइनस 2R दैट इज R का स्क्वायर, तो ये बन गया R स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा 1/√2। दिस इज द न्यू पावर फैक्टर। हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर टू द ओल्ड पावर फैक्टर, इसको उससे डिवाइड अगर कर देंगे cos phi 2 अपॉन cos phi 1, ये पूछा गया है, तो ये आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√10, तो दिस इज √5:1, √5:1 यानी x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में 1 बन के आएगी, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25, सी वाटर एट अ फ्रीक्वेंसी f equals to 9 into 10 to the power 2 hertz and has permittivity 80 times epsilon naught, resistivity दी गई है। Imagine a parallel plate capacitor is immersed in sea water and is driven by an alternating voltage this much. Then the conduction current density becomes 10 to the power x times the displacement current density after time इतना, मतलब इस टाइम बाद में मुझे निकालना है कि कंडक्शन करंट डेंसिटी कितनी हो चुकी है और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कितनी हो चुकी है, उनका बीच में फैक्टर कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना है 10 टू द पावर x टाइम्स में। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट, पहली बात तो कंडक्शन करंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास आता V/R या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर बात करें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पोटेंशियल को पिक्चर में लेके आना है, तो कंडक्शन करंट हो जाता JC, जो भी कंडक्शन करंट डेंसिटी है इनटू एरिया, तो JC को मैं लिख सकता हूँ IC डिवाइडेड बाय एरिया। IC को मैं लिख सकता हूँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपॉन D, या JC को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि JC इज इक्वल्स टू E/ρ। ये हमने भी वहाँ पे भी कैलकुलेट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि कंडक्शन करंट डेंसिटी जो आती है दैट इज इक्वल्स टू E/ρ। तो E को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल के टर्म्स में V/ρ इंटू D इज द प्लेट सेपरेशन, तो दोनों के बीच में जो भी प्लेट सेपरेशन आ रहा होगा वो लेके आएंगे। रो की टर्म में मैं क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी पता थी, तो रेजिस्टिविटी के टर्म में उसको मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी। इसको भी अगर आप लिखते तो V/R लिख के रोयल बाय लिखते, रोयल बाय से भी ऑलमोस्ट यही फंक्शन बनता। तो ये तो बना हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी का फंक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा बनता है dq/dt, और कैपेसिटर में हमने Q को हम CV लिख देते हैं, तो dq/dt हमारे पास बनेगा C, कैपेसिटेंस तो टाइम के साथ चेंज होना नहीं है, तो C dV/dt, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट करंट बनता। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी, दिस विल बी C इंटू dV/dt अपॉन A। C को भी अगर मैं और थोड़ा एक्सपैंड कर दूं, उसको अगर मैं लिख दूं A/0/d, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब एप्सिलॉन ना लिख के, क्योंकि मीडियम चेंज कर दिया गया है, एप्सिलॉन परमिटिविटी वाला है, तो ε/d इंटू dV/dt ये निकल के आएगा। तो JC और JD के बीच में अब हमको रिलेशन निकालना है। देन द कंडक्शन करंट डेंसिटी बिकम्स 10 टू द पावर x टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। कंडक्शन करंट डेंसिटी इज 10 टू द पावर x टाइम्स, तो कंडक्शन करंट डेंसिटी इज 10 टू द पावर x टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। वैल्यूज को सबको पुट कर दीजिए, तो V/ρd इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x इंटू JD हमारे पास आया है एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इंटू dV/dt। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है,
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। प्लेट सेपरेशन नहीं दिया गया था, उसकी आपको देखिए ज़रूरत भी नहीं पड़ी। डी कैंसिल हो गया है। रो आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के लिए भी आपको कुछ कुछ बोलत दिया गया है। वी आपको दिया गया है, dv/dt वो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे बड़े आराम से। फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, तो बाकी सब चीज़ें दी गई है। इसमें सिर्फ आपको टी का फंक्शन पुट करना है। टी का फंक्शन पुट करके अगर आप आंसर निकालेंगे तो योर आंसर विल बी, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, x जो है दैट विल बी इक्वल टू 6। सो योर आंसर विल बी 6। क्लियर? थैंक यू।